नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और हमारी एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहां पर चल रही है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 14 नवंबर को यहां पर होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड हैं, उनके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे। तो कल मैंने आपको डे 1 का जो रिवीजन सीरीज था वो प्रोवाइड किया था, जिसमें टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। और आज हम यहाँ पर डे 2 का सीरीज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके पॉलिटी से भी रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री से भी रिलेटेड होंगे, करेंट अफेयर भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा। हर एक चीज के क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सीरीज में यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो है वो आप आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, 2 का क्या आंसर है। इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज की पीडीएफ यहाँ पर चाहते हैं तो आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे या सर्च करोगे डिफेंस मास्टर तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां मैं इसकी एनोटेशन युक्त जो यहाँ पर पीडीएफ होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप रिवीजन वगैरह भी बाद में यहाँ पर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि द रेड टाइड रिसेंटली इन द न्यूज रिफर्स टू। ठीक है, रेड टाइड जो था वो अभी रिसेंटली यहां पर न्यूज में था, और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन, या फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम, या फिर डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, या फिर रैपिड इंक्रीज इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है कि रेड टाइड जो अभी न्यूज में था ये क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या है कि ये जो रेड टाइड आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कॉलोनीज जो होती हैं, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर कॉलोनीज मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉलोनीज जो यहाँ पर है वो किसकी होगी, एल्गी ग्रो की, है ना। जो एल्गे यहाँ पर होते हैं, कॉलोनीज ऑफ एल्गे, ठीक है, या जो यहाँ पर आपके शैवाल वगैरह होते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ग्रो होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेड टाइड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर क्या है कि ये रेड टाइड जो आपको देखने को मिलेगा, इससे यहाँ पर क्या होगा कि कई सारे जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे लोगों पर भी देखने को मिलेंगे। अब कहीं पर अगर मान लीजिए कि जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रही है, तो उससे बहुत नुकसान भी होता है। जो फिश वगैरह होती हैं, है ना, या फिर जो मैराइन मैमल्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी चीजों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आम जनता है वो उसको रेड टाइड के नाम से जानती है, और जो साइंटिस्ट यहाँ पर होते हैं, है ना, जो भी साइंटिस्ट यहाँ पर होते हैं वो इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एल्गल ब्लूम जो है, या फिर जो एल्गाई यहाँ पर ब्लूम आपको देखने को मिल रहा है, इस नाम से जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है और ये एल्गल ब्लूम जो होता है उसके नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स यहाँ पर होते हैं ना, ये आपको फ्लोरिडा जो कि यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लोरिडा वाला जो रीजन यहाँ पर है, ठीक है, फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट जो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको फ्रीक्वेंटली हर साल जो है ये आपको रेड टाइड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है यूएसए में, जहां पर आपको ये फ्रीक्वेंटली जो है वो देखने को मिलता है हर साल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि रेड टाइड अगर हम देखेंगे तो ये हार्मफुल तो है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसी की तरफ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर क्या है कि आपको जो फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह होती है ना, वहां पर भी ब्लूम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पर वो ब्लू ग्रीन जो एल्गे होता है उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये रेड टाइड क्या है, ये कॉलोनीज ऑफ एल्गी ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, और ये हार्मफुल होता है, और इसी वजह से इसको हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enlists the official language of the Republic of India. There is a no fixed criteria to include a language among the official languages of India. तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि कश्मीरी एंड आसामीज
वर इंक्लूडेड अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से जो भी आपको आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो 8th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। और अगर मैं यहाँ पर पार्ट की बात करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि पार्ट वगैरह भी पूछ लिया जाता है, तो पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट नंबर 17 जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो इसी चीज से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो कौन से आर्टिकल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे 343 से लेकर 351। ये सब चीजें जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात यहाँ पर करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर टोटल आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 14 + 8, 8 जो है वो बाद में ऐड हुई हैं, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसे इंग्लिश के बारे में आप देख सकते हैं, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, राजस्थानी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हरियाणवी जो है वो यहाँ पर, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भोजपुरी जो है ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बाकी संस्कृत हो गया, ठीक है, उसके बाद उर्दू वगैरह हो गया, ये आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बोली गई, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है ना। अगर आपका ये स्टेटमेंट सही है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो भी यहाँ पर लैंग्वेजेस वगैरह होती है ना, इनके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना, कि मतलब कोई एक फिक्स क्राइटेरिया होगा जो सभी लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर यूज होगा, तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर सही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका रीजन यहाँ पर क्या है कि देखिए 14 लैंग्वेजेस जो हैं ये तो आपको ऑफिशियली यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना, मतलब स्टार्टिंग से ही जो है वो 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1967 में। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है आपका 1967 में। और इससे जो यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर ऐड होती है वो होती है आपकी सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंधी लैंग्वेज ऐड हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में। ठीक है, 1992 में संविधान में एक संशोधन यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये एनएमके कौन सी भाषाएं हैं भाई, एन मतलब हो गया आपका नेपाली, एम मतलब हो गया आपका मणिपुरी, और के मतलब हो गया आपका कोंकणी। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर जो है वो ऐड करी गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपको देखने को मिलेगा ये कब का है, ये है आपका 2003 का। और इसके तहत यहाँ पर 3-4 भाषाएं जो है वो यहाँ पर ऐड करी गई थी। एक तो हो गई बोडो, एक हो गई आपकी डोगरी, ठीक है, एक जो है वो आपको देखने को मिलेगा मैथिली, ठीक है, और एक आपको मिलेगा संथाली। तो ये 4 लैंग्वेजेस जो है ये आपको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कश्मीरी एंड आसामीज वर इंक्लूडेड अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट। तो गलत है, क्योंकि इसमें नेपाली है, मणिपुरी है और यहाँ पर कोंकणी है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपसे इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पर किससे बारे में बात कर रहा है, ये भी आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन is mentioned in the part 3 of the Indian Constitution. The grounds of detention are not communicated to the detainee. Protection against preventive detention is available to both citizen as well as aliens. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो यहां पर क्या होता है कि 2 तरीके की डिटेंशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक यहां पर जो है वो यहां पर क्या है, एक आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, किसी चीज को रोकने के लिए जो यहाँ पर डिटेंशन होती है वो यहाँ पर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने को मिलेगी। और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन भी देखने को मिलेगा और प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 पार्ट 3 में है। क्यों, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बात हो रही है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 22 जो है, जो कि हमारे पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे
तो यहां पर क्या है कि ये बात करता है कि रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात हो रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पर्सन है जिसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 22 यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 के बारे में चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप ये समझेंगे तो यहां पर क्या है कि किसी भी पर्सन को डिटेन करना है ना, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, ताकि कोई चीज अगर यहां पर गलत हो सकती है तो उस चीज को यहां पर प्रिवेंट किया जा सके। प्यूनिटिव डिटेंशन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि कन्विक्शन वगैरह यहां पर हो गया है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जजमेंट यहां पर सुना दिया, उसके बाद जो अरेस्ट होता है उसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन यहां पर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आर्टिकल 22 जो है ये क्या करता है कि कुछ अधिकार यहां पर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 22 जो है ये यहां पर बात करेगा राइट्स, ठीक है, अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहां पर होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको जो चीजें हैं उसके अगेंस्ट आपको यहां पर कुछ जो अधिकार है वो यहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 इसके बारे में यहां पर बात करता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी प्रोटेक्शंस होती है ना, ये दोनों लोगों को अवेलेबल होती है। मतलब यहां पर ये सिटीजन्स जो हैं उनको भी अवेलेबल होंगी, जो भारत के नागरिक हैं उनको भी अवेलेबल होती है, और जो भारत के नागरिक नहीं होते उनको एलियंस कहते हैं, तो उनको भी यहां पर ये अवेलेबल दिखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये यहां पर जो है ये आपको सही स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर नॉट कम्युनिकेटेड टू डिटेनू, मतलब जिसको यहां पर डिटेन किया गया है उसको आप ये बताओगे नहीं, है ना, कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ना। तो देखिए ये क्या है कि ये गलत है ना, कि किसी को अगर आप डिटेन यहां पर कर रहे हो तो उसको यहां पर क्या करोगे, उसको यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों यहां पर डिटेन किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज अगर पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, अगर यहां पर बताना जो है वो सही नहीं है तो उन चीजों को यहां पर रोका भी जा सकता है। ठीक है, अगर आप उसको रोकोगे तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजों में आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आपको डिटेन यहां पर क्यों किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। सो 1 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विथ रेफरेंस टू द क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 CST 100 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर एक क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 के बारे में यहां पर बात हो रही है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज पार्ट ऑफ एन अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें अनक्रूड मतलब बिना किसी पर्सन के यहां पर एक टेस्ट फ्लाइट है ये। द मिशन इज पार्ट ऑफ नासा कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये यहां पर क्यों आई है ना, इसमें क्यों डिस्कस हो रहा है। तो अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि बोइंग कहां की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोइंग का यहां पर एक अनक्रूड, ठीक है, मतलब कि जिसमें क्रू नहीं है, ठीक है, मतलब जिसमें कोई पर्सन नहीं है ना, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर एक अनक्रूड जो है, एक यहां पर आप ये कह सकते हैं स्टार लाइनर, ठीक है, स्टार लाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट, ठीक है, ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट, ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 जो है इसको अभी यहां पर क्या कर दिया गया, इसको जो है ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये दोबारा जो है वो यहां पर आपको पोस्टपोन देखने को मिल रहा है और इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, अब जो स्पेस क्राफ्ट है जिसको यहां पर हम क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 CST यहां पर बोलते हैं, ये एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मिशन है ना, ये नासा का कॉमर्शियल जो क्रू प्रोग्राम है उसका ये पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको यहां पर सही देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, जो पार्डन होता है, माफी मिलती है जो यहाँ पर, है ना, जो भी आपने क्राइम किया हुआ है उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिली है उसमें कुछ छूट,
ठीक है, तो पार्डनिंग पावर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें जो है वो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नर। दूसरी बात, बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस, है ना, कि अगर किसी को सजाए मौत यहां पर दी गई है तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है कि पार्डन दे सकता है ना, या फिर गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो पार्डन दे सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि हम प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बात करें, है ना, तो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो किससे रिलेटेड है, वो आर्टिकल 72 से रिलेटेड है ना। एक तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम यहां पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर को देखेंगे, है ना, तो गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर आपको देखने को मिलेगी ये आर्टिकल 161 के तहत यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंस है। अब यहां पर क्या है, ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो स्कोप है ना, प्रेसिडेंट जो यहां पर पार्डन वगैरह दे सकते हैं, वो अगर मान लीजिए कि कोई पनिशमेंट वगैरह यहां पर दी गई है, ठीक है, मतलब अगर प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहां पर डेथ सेंटेंस जो है उसमें भी यहां पर ये पार्डन कर सकते हैं। प्लस अगर यहां पर कोर्ट मार्शल वगैरह जो यहां पर चीजें होती हैं जो आर्मी वगैरह में यहां पर यूज करी जाती है, एयरफोर्स वगैरह में, तो उसमें भी यहां पर ये पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास यहां पर अधिकार होता है। ठीक है, तो अब यहां पर याद रखिएगा, गवर्नर के केस में अगर आप देखोगे तो अगर किसी को यहां पर मौत की सजा यहां पर दी गई है तो उसमें माफी नहीं दी जा सकती है। कोर्ट मार्शल अगर किसी का यहां पर किया गया है या उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन यहां पर है तो उसमें भी गवर्नर को अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास यहां पर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि इसमें दूसरा बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर क्या कर सकते हैं कि बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस। तो गलत हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट तो कर सकते हैं लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही है। पहला दिया गया है कि इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, इट ऑल्सो मेक्स डिसीजन फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात यहां पर ये है कि हमारे देश में कोई भी नई पॉलिसीज बनेगी या कैपिटल कोई भी एक्विजिशन होगा, कोई भी हमारे इक्विपमेंट वगैरह जो खरीदने हैं हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए, है ना, तो उसके लिए जो यहाँ पर चीजें फाइनल करी जाएंगी वो किसके द्वारा करी जाएंगी, ये की जाएगी यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। आर्मी के लिए भी, नेवी के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होते हैं, जो अभी हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होता है उसके चेयरमैन आपको डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना, तो ये बात पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना जो थी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब इट वाज फॉर्म आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन यहां पर जो आपको देखने को मिलेगी उसमें यह था कि रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, इसकी रिकमेंडेशन पर यहां पर निकलकर सामने आया इन 2001। और कारगिल वॉर के बाद जो चीजें थी वो हमको लगा कि भाई हमको थोड़ा सा अपना डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन वगैरह यहां पर करना है, तो वो काफी जरूरी है और इस वजह से यहां पर ये चीजें आपको होती हुई दिखाई दी। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल रिक्वायर्स all listed companies in India to have at least 25% of their equity share held by the public. Public shareholders in the MPS can be individual as well as financial institutions. ठीक है, MPS मतलब होता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको।
बताइए। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जितने भी हमारे देश में यहां पर आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि लिस्टेड है ना, तो उनमें जो यहां पर मिनिमम पब्लिक यहां पर शेयर होल्डिंग होती है, मतलब जो यहां पर नॉन प्रमोटर्स होते हैं। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, एमपीएस जो है ना, इसको यहां पर हम क्या बोलते हैं, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम यहां पर फ्री फ्लोट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोट। तो हमारे देश में जितनी भी कंपनियां यहां पर लिस्टेड हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि 25% जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो किसके पास होनी चाहिए, हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक जो है उसके पास यहां पर होनी चाहिए। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं है, जो नॉन प्रमोटर्स हैं, उनके पास यहां पर क्या होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताने। अब यहां पर क्या है कि जो भी पब्लिक शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, इन द एमपीएस, मतलब कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग में, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, उसके काम धंधे में जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यहां पर हो, और इस वजह से ये जो एमपीएस वाला कॉन्सेप्ट था वो यहां पर लेकर आया गया था, है ना, कि भाई थोड़ा जैसे पब्लिक शेयर होल्डिंग यहां पर रहेगी तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहां पर मेंटेन रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 2010 में ये जो फ्री फ्लोट आपको 25% का देखने को मिलेगा, ये आपको सेबी के द्वारा रिकमेंड किया गया था 2020 में, है ना, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम, ये दोनों इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके चेयरमैन कौन है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इसमें 2019 और 20 का जो बजट यहां पर आया था, उसमें सरकार ने ये भी बोला था कि भाई हम जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट होता है उसको 25% से 35% करेंगे, लेकिन अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी के टाइम पीरियड पर आपको 25% जो क्राइटेरिया है वही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है सेबी के बारे में। ठीक है, सेबी में यहां पर बात हो रहा है कि भाई सेबी जो है, जिसको हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, है ना, उसको यहां पर कौन सी बॉडी जो है वो यहां पर कहा जा सकता है। एक स्टैचुरी बॉडी है, एक क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है, या फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो देखिए स्टैचुरी बॉडी क्या होता है। स्टैचुरी बॉडी वो बॉडीज होती है जिनको लॉ के तहत बनाया जाता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब अगर आप देखोगे तो सेबी एक्ट था। ठीक है, सेबी एक्ट, और वो कब का था, वो 1992 का था। पार्लियामेंट ने एक यहां पर एक्ट बनाया, उसके तहत यहां पर जो है वो सेबी की जो है वो स्थापना यहां पर हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक स्टैचुरी बॉडी तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी, है ना। सेबी का बेसिक पर्पस यहां पर ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, उनके इंटरेस्ट को यहां पर जो है वो प्रोटेक्ट करना, है ना, और साथ ही साथ जो भी यहां पर जो सिक्योरिटीज मार्केट वगैरह होते हैं, है ना, उनको प्रमोट करना। ठीक है, उनकी सिक्योरिटीज को प्रमोट करना, उसको रेगुलेट करना, ये सब चीजें जो है ये इसका मेन पर्पस यहां पर होता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं, फिर उसके बाद मतलब सेबी जो स्टार्टिंग में था वो एक स्टैचुरी बॉडी नहीं था, है ना, और बाद में जो स्टैचुरी बॉडी है वो 1992 में देखने को मिलेगा। मतलब 1992 से पहले भी आपको सेबी यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक स्टैचुरी बॉडी नहीं था, बाद में इसको लॉ के तहत यहां पर बना दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेबी जो है वो यहां पर क्या है कि एक क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है ना। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो सेबी यहां पर क्या कर सकता है कि वो ड्राफ्ट कर सकता है रेगुलेशंस वगैरह। ठीक है, जो भी नियम कायदे होते हैं वो भी यहां पर बना सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कंडक्ट किस तरीके से काम करना है, इन सब चीजों के ऊपर भी चीजें बनाई जा सकती हैं। इंक्वायरीज वगैरह जो यहाँ पर होती हैं उनको भी यहाँ पर वो बोल सकता है कि इंक्वायरी करनी है ना। जो पेनल्टीज वगैरह होती हैं, ये सब भी चीजें जो है वो यहाँ पर इंपोज करी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह भी आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि ये रेगुलेशन वगैरह भी यहां पर कर रहे हैं और पेनल्टीज वगैरह भी यहां पर इंपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। तो ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि सेबी जो है वो एक स्टैचुरी बॉडी भी है, एक क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है ना, क्योंकि ये लेजिस्लेट करती है, रूल्स वगैरह यहां पर बनाती है,
और अगर कोई गलत करता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज करती है। तो एक जुडिशियल बॉडी की तरह भी यहाँ पर ये काम कर रहा है। सो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका चेयरमैन कहां पर है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा भाई साहब। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर उमलिंगला कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो जो उमलिंगला है वो यहां पर बेसिकली उमलिंगला जो है वो एक पास आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसको किसको यहां पर जो है आपस में कनेक्ट करता है। पहली बात यहां पर बोली जा रही है कि स्पीति वैली को, ठीक है, पार्वती वैली से, या फिर चिसुमले को डेमचोक इन लद्दाख में, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जा रहा है, तीसरा दिया गया लेह को लाहौल से, और उसके बाद कश्मीर वैली को पीर पंजल रेंज से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो आप लोगों से ना यहाँ पर क्या है कि मतलब अलग अलग तरीके के जो पास वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जम्मू को, ठीक है, श्रीनगर से कौन सा पास कनेक्ट करता है। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को कौन सा पास आपस में कनेक्ट करता है, तो ये कौन सा है, ये है बनिहाल। ठीक है, बनिहाल पास जो है जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद श्रीनगर को कारगिल से कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है, श्रीनगर और कारगिल। ठीक है, तो श्रीनगर और कारगिल जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जोजिला। ठीक है, ये हो गया आपका जोजिला। उसके बाद अगर कारगिल वाला रीजन हम देखेंगे, कारगिल वाला रीजन हो गया, और उसके बाद यहां पर गिलगिट, ठीक है, जिसको हम गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं। तो गिलगिट वाला जो रीजन होता है इसको हम यहां पर बुर्जिला जो पास है वो यहां पर आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, बुर्जिला। ठीक है, उसके बाद कारगिल से कश्मीर वैली, ठीक है, कारगिल से जो यहां पर ये कश्मीर वैली है इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें यहां पर कौन सा है, इसमें आपको ये पेंसिला पास जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कारगिल से लेह, ठीक है, कारगिल से जो लेह होता है इसको यहां पर एक पास है जिसको बोलते हैं फोटुला पास। ठीक है, वो यहां पर कनेक्ट करता है। और उसके बाद लेह से लेकर जो नुब्रा वैली वाला है, ठीक है, नुब्रा जो है बेसिकली क्या है कि नुब्रा आप देखेंगे तो नुब्रा जो है वो श्योक एक रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और श्योक जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो लेह को नुब्रा वैली से जो कनेक्ट करता है उस पास को हम क्या कहते हैं, उस पास को हम कहते हैं खारदुंगला। ठीक है, तो ये हो गया आपका खारदुंगला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है। अब इसी में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो उमलिंगला है वो किसको किसको कनेक्ट करेगा। तो रिसेंटली याद रखिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, ठीक है, उसने यहां पर क्या किया है कि जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर गाड़ी वगैरह जो है वो चला सकते हो। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला जो काम है, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना। कहां पर किया है, ये किया है ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, ईस्टर्न जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पर किया है, और काफी हाइट पर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 19,300 फीट की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और याद रखिएगा इसमें यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये जो उमलिंगला है, ठीक है, ये किसको किसको आपस में यहाँ पर कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये करेगा आपका यहाँ पर ये है चिसुमल और डेमचौक। ठीक है, इन रीजन को यहाँ पर कनेक्ट करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भाई साहब कि इतना ऊंची हाइट पर जो है ये इन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्विन होएस सॉफ्ट शेल टर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक टर्टल की बात हो रही है। टर्टल वगैरह पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो यहां पर बोला जा रहा है कि स्विन होएस सॉफ्ट शेल जो टर्टल है उससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट है जो दिए गए हैं। ठीक है, पहली बात बोली जा रही है कि इट हैज अ ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वियतनाम, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सी फ्लोर बायोसिस्टम, इट्स IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले तो इसका एक दूसरा नाम भी है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है होएन किम टर्टल। ठीक है, HOANKIEM। ठीक है, इसको
हॉइनकेम जो है वो टर्टल भी यहाँ पर कहा जाता है, या फिर इसको यांगजे, ठीक है, यांगजे जो है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, ये हो गया आपका यांगजे जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, सॉफ्ट शेल टर्टल जो है उसके नाम से भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि वियतनाम में इसकी बहुत ही कल्चरल यहाँ पर जो है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वियतनाम में इसका बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वियतनाम के लोग जो है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको लिविंग गॉड के नाम से जानते हैं, मतलब इसको लिविंग गॉड मतलब जीवित भगवान जो है वो यहाँ पर मानते हैं। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि, ठीक है, मतलब जैसे इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सी फ्लोर बायोसिस्टम होता है उसको मेंटेन करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर सीड डिस्पर्शन हो गया है ना, या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट्स वगैरह को इनरिच करने में इनका काफी योगदान रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईयूसीएन की स्टेटस में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पिछले वाले रिवीजन सीरीज में मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अगर हम साइट्स में देखेंगे तो साइट्स में ये आपको अपेंडिक्स 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में नहीं है ना, अपेंडिक्स 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद आईयूसीएन में आपको रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस। आप लोग डिफेंस मास्टर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कल की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे के जितने भी दिन यहाँ पर हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग हमारा जो यहाँ पर डीएनए सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर और जो दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनकी न्यूज में कवर कराता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं, है ना, जो छोटे छोटे करंट अफेयर होते हैं तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वो भी काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा नंबर है 9993048282। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एसएसबी की क्लासेस भी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, एक क्लास हो गई है। आज हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट एसएसबी सीन कैंडिडेट्स, ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा, तो इसको भी आप कवर कर सकते हो। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।